आपके सुबह सवेरे पाकिस्तान और बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, जिसने कमाल कर दिखाया है। माली साल के पहले ही दिन तमाम तर तरक्याती फंड्स जो हैं उनको जारी कर दिया जी। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा साहब का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा होने जा रहा है कि तरक्याती बजट 100% जारी कर दिया गया। और गुज़श्ता रोज़ पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन को तो एक वाज़ेह पैगाम हम दे रहे हैं कि वफाक सूबों की ज़रूरियात को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्योंकि माली साल 2021 की और 22 के अगर पहले ही दिन तरक्याती बजट की बात की जाए तो वो जारी हो गया। इस तरह का उन्होंने कहा कि तारीख में पहली बार हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जून में बजट के 45% फंड्स जो है वो जारी किए जाते हैं, लेकिन जबकि साल के आखिर में फंड्स जारी करने से तरक्याती मंसूबों का मयार जो है वो मशकूक हो जाता है। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आप देख रहे होते हैं कि माली साल खत्म हो रहा है तो उस वक्त जी फंड इतना रह गया तो उसको जारी करो, भाई क्या हो जाएगा उस वक्त। और फिर शफाफियत के इतने सवालात उठना शुरू हो जाते हैं और अपोजिशन भी क्वेश्चन करती है। और सुबह ही वज़ीर ख़जाना ने उम्मीद का इजहार किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबे से जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे और सूबाई सतह पर तरक्की के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। और जो कि मजमूई तौर पर अगर बात की जाए लोगों के मयार ज़िंदगी की तो उसको बेहतर बनाएगा। तैमूर सलीम झगड़ा ने बताया वफाक ने हमें 25 अरब रुपए जारी कर दिए, जबकि बिजली के खालिस जो है मुनाफा उसकी मद में भी 25 अरब रुपए जारी किए गए। तो झगड़ा साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। झगड़ा साहब, ये क्या हुआ? पहले रोज ही इतना बड़ा फैसला कर लिया गया, क्या सोच थी इसके पीछे, फायदा क्या होगा? असल में पिछले 2 साल से चूंकि मुश्किल माली हालात थे, हमने कोशिश की कि अपनी सारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको रिव्यू कर लें, देख लें, जदीद थिंकिंग उसमें ले आए। तो उसमें जब हमने एक्चुअल एक्सपेंडिचर का ट्रेंड देखा, ये बड़ा साफ जाहिर था कि जो हमारा एक अप्रोच है कि हम साल में डेवलपमेंट फंड्स 4 किस्तों में देते हैं और बड़े ब्यूरोक्रेटिक तरीके में देते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो सारे जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो तकरीबन आधे सिर्फ 1 महीने में जून में लगते हैं। और जब जून में अगर आप सोचें हमारी ट्रेडिशनली कोई 100 अरब का डेवलपमेंट पोर्टफोलियो प्रोविंशियली रहा है, अगर उसमें कोई 40-45 अरब जून में लगेंगे तो आप खुद सोचें कि उसकी स्पेंडिंग का मेयार क्या होगा। फिर ठेकेदारों को एडवांस पेमेंट्स होती हैं वगैरह वगैरह। तो हमने चूंकि अभी हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतनी बेहतर है कि हम पूरी साल की फोरकास्टिंग करते हैं, हमें पता है कि FBR से कितने पैसे आने, हमारा अपना रेवेन्यू कितना जनरेट होना है। हमने ये फैसला किया कि अगर हम साल के पहले दिन ही ये मैसेज दे दें कि सारे डेवलपमेंट फंड्स रिलीज हैं, अवेलेबल हैं स्पेंडिंग के लिए, तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हम कंट्रोल भी कर सकेंगे, लेकिन सारा जो प्रेशर है एक्सपेंडिचर का वो डिपार्टमेंट्स पे चला जाएगा। फंडिंग की एक्सपेंडिचर की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और उससे मईशत को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पूरे साल में प्रेडिक्टेबिलिटी होगी। मुझे तो हैरत है कि पहले क्यों किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आप थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लाएंगे तो उसके हमेशा जो है वो अच्छे नतीजे। केपी में भी सर 8 साल लग गए ये सोच आते आते, चले अच्छी बात है, कम से कम सोच आई। तो सही, अब डिपार्टमेंट्स के पास चला जाएगा तो डिपार्टमेंट्स पे चेक कैसे रखा जाएगा कि वो काम कर भी रहे हैं टाइम पर, जो है ये पूरे हो भी रहे हैं, तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, शफाफियत को कैसे जो है देखा जाएगा? देखिए, शफाफियत तक जहाँ तक ताल्लुक है शफाफियत का, तो वो तो सिर्फ इस एक स्टेप से जो है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये नहीं कि वो पैसे अभी डिपार्टमेंट्स आंखें बंद करके जो है वो खर्च कर सकते हैं। इसका सिंपली मकसद कि डिपार्टमेंट्स पे प्रेशर होगा कि जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट वो एक्सपेंडिचर करने के लिए आज से आज़ाद है। ठीक है, उसकी कंट्रोल्स तो जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। बल्कि मैं कहूँगा कि कभी कभी हमारे कंट्रोल्स ही इतने सख्त होते हैं कि वो काम करने से भी रोक देते हैं और शफाफियत में भी कोई खास फायदा नहीं देते। तो जो आपने कमेंट किया कि 8 साल लगे, मैं कहूँगा कि 8 साल नहीं लगे, लेकिन हमेशा जो रिफॉर्म होता है वो स्टेप बाय स्टेप होते होते आप एक चीज के ऊपर दूसरी चीज करते हैं। तो हम ये स्टेप लास्ट ईयर लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि उस वक्त बजट बिल्कुल कोविड की पहली लहर के अरूज पे दिया, तो इतनी अनसर्टेनिटी थी कि हम लास्ट ईयर नहीं कर सके। उससे पहले 2 साल जो है वो आया। दूसरी चीज जो आपने कही शफाफियत के अलावा कि बाकी जो है वो कंट्रोल्स कैसे होंगे या मॉनिटरिंग कैसे होगी या प्रोजेक्ट्स टाइम पे कैसे होंगे। अगेन, अगर हम फंड्स टाइम पे रिलीज करें
तो पहले से तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि स्पीड बेहतर होगी। ठीक है, साथ साथ ये बिल्कुल आपका सही सवाल है कि हम मॉनिटरिंग भी बेहतर कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी भी बेहतर कर रहे हैं, ताकि कंटिन्यूअस प्रोसेस हो और डेवलपमेंट स्पेंडिंग की क्वालिटी बेहतर हो। ये यानी कि हम कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। तैमूर साहब, कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तरक्याती कामों को आपने तरजीह दे रहे हैं कि इन इलाकों में पहले जो है इनिशिएटिव लेंगे कि इनमें तरक्याती काम ज़्यादा जल्दी होने चाहिए? एक तो वैसे मैं देर आए दुरुस्त आए से भी जो है वो डिसएग्री करता हूँ। जो सारा पीटीआई की केपी गवर्नमेंट के 8 सालों की बात कर रहे थे, आपकी वजारत की बात नहीं कर रहे थे। नहीं, लेकिन उसका भी मैंने जवाब दे दिया कि आप जब पूरा एक स्टेप होता है, लेकिन जो आपका ज्यादा जरूरी सवाल है वो ये है कि कहाँ पे हम ज्यादा तरजीह देंगे। एक तो बल्कि मैं 3 चीजें कहूँगा। अच्छा। एक तो हम, जैसे आपने कहा, यही जो एक बिल्कुल हम बजटिंग को मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हैं। हम सिर्फ तरक्याती फंड्स को नहीं, हम डिपार्टमेंट्स के टोटल बजट्स को भी देख रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे हम अगर एजुकेशन की या हेल्थ की बात करें तो वहां पे सिर्फ तरक्याती फंड्स नहीं, हम मिसाल के तौर पे जो दवाइयों का बजट है वो भी सारा जो है वो साल के पहले ही हफ्ते में अभी रिलीज कर देंगे। अच्छा। ताकि हॉस्पिटल्स जो है टाइम पे दवाइयां ले सके, वो भी करंट बजट से आता। इस तरह से एजुकेशन में, हेल्थ में जो एक और हमने इनोवेशन लाई है कि बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हम करंट बजट से कर रहे हैं, क्योंकि आप ये भी सोच लें कि इमारत के बगैर वैसे स्कूल चल सकता है लेकिन टीचर के बगैर नहीं चल सकता। तो टीचर्स पे अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑब्वियसली इसके अलावा जो हमारे तरक्याती बजट का फोकस है वो उन सेक्टर्स में है जहां से इकोनॉमी ग्रो करती है। ठीक है। आईटी का बजट सबसे ज्यादा इंक्रीज किया है, वो एक नॉलेज इकोनॉमी का सेक्टर है। टूरिज्म, स्पोर्ट्स और यूथ का बजट हमने 6 गुना इंक्रीज किया है और तरक्याती बजट 5 गुना इंक्रीज किया है, क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। हायर एजुकेशन का तरक्याती बजट 46% इंक्रीज किया है। तो हम वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जहां पे हमें इकोनॉमिक एडवांटेज है या जहां पे हमने पहले शायद उस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स नहीं की। लेकिन एक तीसरा फायदा भी है एरिया वाइज। एक तो हम एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए हैं जो कि सारे खैबर पख्तूनख्वा को देखेगा और डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिस्पैरिटी है उसको टेक केयर करेगा। लेकिन चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे सर्दियों में बर्फ बहुत होती है, तो ये फर्स्ट डे रिलीज का फायदा ये हो गया कि जो स्नो बाउंड एरियाज हैं जहाँ पे सर्दियों में एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, वो साल के पहले 3-4 महीनों में हो जाएगा और हमारी बहुत सी जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है जी वो इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन। बिल्कुल ठीक है सर, ये भी जरा बता दीजिएगा ऑन अ लाइटर नोट, गरीब लोगों के लिए क्या किया जा रहा है? वैसे तो परवेज खटक साहब के मुताबिक गुर्बत है ही नहीं खैबर पख्तूनख्वा में, करक में थोड़ी बहुत है क्योंकि वो पीछे से जो है फाजिल मेंबर ने ज़रा बता दिया था। उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, उनके लिए क्या किया जाएगा? वो भी फंड तमाम रिलीज कर दिए जाएंगे? जी देखिए, एक तो हमने मिनिमम वेज को 21,000 रुपए कर दिया। हमारे पास जो मजदूर तबका है वो शायद नेशनल एवरेज से ज्यादा है और हमने एक बैलेंस रखना चाहा। फेडरल गवर्नमेंट ने 20,000 किया था, मेरे ख्याल में सिंध ने 25,000 किया है, लेकिन वो एक अनरियलिस्टिक फिगर है जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग के लिए नहीं, हमने वो मिनिमम वेज रखी है जो इंशाअल्लाह हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। दूसरी चीज, हमने जो है जो आपको पता है जो सेहत कार्ड का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, उसके लिए इस साल हमने 23 अरब रुपए रखे और उसमें 3-4 चीजें। पहले तो मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिससे गरीब और मिडिल क्लास फायदा उठाता है। बिकॉज जब किसी को बीमारी होती है तो 2-3-4 लाख का इलाज बिल्कुल उनके फाइनेंशियल बैलेंस शीट को क्रश कर देती है, घर के बजट को क्रश कर देती है। तो वो जो रिलीफ है पिछले 4 महीनों में भी 2 लाख से जायद खानदानों ने उसको इस्तेमाल किया है और मेरे ख्याल में हर साल हर महीने कोई 50,000 से ज्यादा खानदान इसको इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। इसमें एडिशंस किए, लिवर ट्रांसप्लांट जिसमें 50 लाख तक का खर्चा आता है उसको मुफ्त किया सेहत कार्ड के नीचे, तो उस पे वो 10 लाख की लिमिट भी नहीं अप्लाई करेगी।
कबायली अजला के लोग जिनके पास 6 लाख का पैकेज था फेडरल प्रोग्राम के तहत, उनको हम इंशाल्लाह इंक्लूड करेंगे सूबाई प्रोग्राम में, ताकि उनको वो 10 लाख का पैकेज मिले। इसके अलावा हमने एक 10 अरब रुपए रखे। अच्छा तैमूर सलीम साहब, जिस तरह से हम तरक्याती कामों की बात कर रहे हैं, तो किसी भी जगह पे जब तरक्याती काम करते हैं तो मकामी आबादी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। तो मकामी आबादी को किस तरह से इसमें आप इंक्लूजन में इंश्योर करेंगे कि उनका भी वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और काम करें? मकामी आबादी की इनपुट आती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली अपने बजटिंग प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव करें। ठीक है। तो हमारे सर्वेज होते हैं, हेल्पलाइंस होती हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी बंदा अगर कोई तरक्याती मंसूबा सजेस्ट करना चाहे तो वो सजेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली सिर्फ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पब्लिक नुमाइंदों की भी आवाज पहुंचती है, लेकिन जितनी हम शफाफियत लाने की कोशिश कर रहे हैं उसका एक फायदा ये हो रहा है कि जहां पे हमें गैप्स नजर आते हैं हम ये कोशिश कर सकते हैं और करते हैं कि वो गैप्स हम फिल इन करें। बाकी ये तो रिकॉर्ड पे मैं कहने के लिए तैयार हूं, कोई भी गवर्नमेंट, पाकिस्तान को तो छोड़े, अमेरिका या बरतानिया में भी वो सारे मसाइल एक साल में हल नहीं कर सकती। लेकिन जो खटक साहब भी कह रहे थे वो ये था कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की साइज को देखें और हमारी इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को देखें तो माशाअल्लाह हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पंजाब से मैच करते हैं और सिंध से बहुत बेहतर है। ये दिखाता है कि यहाँ पे गुर्बत पे कितना काम हुआ है, जो कि यूएनडीपी की इंडिपेंडेंट रिपोर्ट भी दिखाती है कि सबसे ज्यादा इनकम डिस्पैरिटी कम हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। चलें सर, आपका ये पॉइंट मान लेते हैं। वैसे उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि गरीब उनको नज़र ही नहीं आता खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। शायद अजराह मजाक उन्होंने ये बात कर दी होगी, लेकिन उन्होंने असेंबली फ्लोर पर ये बात की थी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अप्रिशिएट इसको करना चाहिए कि पहले रोज़ ही केपी गवर्नमेंट ने ऐसे फैसला किया है कि जी कि तमाम जो बजट है वो जारी कर दिया और दे दिया गया है। अब जो है इस पे काम हो रहा होगा, हमें होता हुआ नज़र भी आएगा और उस पर जो चेक रखा जाएगा उस हवाले से भी आपको हम बताते रहेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे शोबा तालीम की। और तालीम याफ्ता कौमें ही तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। वो कौमें हमेशा के लिए पीछे रह जाती हैं जो तालीम की अहमियत से इनकार करती हैं। कुछ ऐसी ही अफसोसनाक सूरत हाल जो है पाकिस्तान में भी नज़र आती है, जहाँ बच्चों के स्कूल छोड़ने की शरत तशवीशनाक हद तक जो है वो जारी है। इस ज़मन में पाकिस्तान दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया और पाकिस्तान में आज भी 5 से 16 बरस की उम्र के 2 करोड़ 80 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे। और एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 70 लाख बच्चे और 86 लाख बच्चियाँ प्राइमरी सतह पर स्कूलों में दाखिले लेते हैं, मगर सेकेंडरी लेवल तक पहुंचने से कबल ही स्कूल छोड़ने की शरह लड़के और लड़कियों में बिल तरतीब अगर देख लिया जाए 3.6 और 2.8%। बिल्कुल ऐसे ही, जबकि 70% बच्चे कहा जा रहा है कि बदकिस्मत बलूचिस्तान से हैं, जहां उनको तालीमी इदारों से दूर रखकर लाइल्मी का निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि बलूचिस्तान की सूरत हाल जो बहुत ख़राब है। उनमें से बात की जाए लड़कियों की तो उनकी जो तादाद है वो 78% कहा जा रहा है कि लड़कियाँ हैं। सिंध में ये शरह जो है वो 52% बताई जाती है। अच्छा, जिनमें से 58% लड़कियां हैं। और आप देखें तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बड़े मसलों में से एक है जिसको हमारी हुकूमत, हमारे रहनुमा न जाने क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर हमें मुल्क को तरक्की और खुशहाली की समत में लेके जाना है तो ये हमारा पहला काम है। हमारे तालीमी निज़ाम को बदलना होगा। और अभी हमने कोरोना के बाद भी देखा कि कितने बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं गए। ऐसे ही है, जबकि ज़ेवर तालीम से महरूम करोड़ों बच्चों को तालीमी इदारों में भिजवाना जो है वो रियासत ही की जिम्मेदारी है। और रियासत का अव्वलीन काम यही है कि अपने जो रियासत के जो बच्चे हैं उनको तालीम जो है वो प्रोवाइड की जाए। वरना कल को ये हमारे लिए एसेट बनने की बजाय ये लोग लाइबिलिटी बन जाएंगे। जिस यूथ पर हम इतना इतराते हैं कि नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। फिर हमें सबसे बड़ा खतरा वही यूथ जो है महसूस हो रही होगी। इसी पर बात करेंगे माहिर तालीम अली मोइन नवाजिश हमारे साथ। ली अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है। क्या हम ये देखेंगे ये सिर्फ कोविड की वजह से हम दूसरे नंबर पर हैं? क्या ये भी हम कोविड के सर पर डाल दें, या हम लोगों ने कोई प्लानिंग ही नहीं कर रखी, किसी भी गवर्नमेंट की कोई प्रायोरिटी नहीं रही कि तालीम हासिल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को स्कूल भेजें? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि इसको भी क्या हम कोविड के ऊपर डाल दें। नहीं, बिल्कुल हम कोविड पे नहीं डाल सकते। कोविड ने इस मसले को ज़्यादा ख़राब ज़रूर किया है, लेकिन कोविड इसकी जड़ नहीं है, कोविड इसकी वजह नहीं है। और ये जो हम फिगर इस वक्त कोट कर रहे हैं, आज से तकरीबन 10 साल पहले भी ये तादाद 2.5 करोड़ के करीब थी जब
एजुकेशन इमरजेंसी की रिपोर्ट 2009 के अंदर आई थी, तो उस वक्त से ये अलार्म बेल्स बहुत सारे लोग बजा रहे हैं कि हम अपने यूथ को, जिस तरह आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पाकिस्तान के डेमोग्राफिक बल जो है कि हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, हम कहते हैं 60% के करीब है, ये हमारा बहुत बड़ा एहसास है, लेकिन इस एहसास को हम इस्तेमाल कैसे करें? ये न्यूक्लियर फ्यूल है, अगर आप इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे आपको एनर्जी देगा, अगर आप इसको सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत सारे मसाइल खड़े करेगा। तो अगर इसकी वजूहात तो बहुत सारी हैं कि हमारे बच्चे क्यों आउट ऑफ स्कूल हैं, इसमें क्या स्कूल्स के अंदर फैसिलिटीज हैं, क्या स्कूल अवेलेबिलिटी है, फिर गोस्ट स्कूल्स की अलग मसला है, फिर कितने टीचर रोज एब्सेंट होते हैं, फिर कल्चरल एटीट्यूड्स भी हैं। तो माइक्रो लेवल पे तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक मेजर अगर इसकी आप कहें कि क्या वजह है कि हमारा तालीमी निज़ाम जवाल का शिकार हो रहा है और इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल क्यों है, कि हमारे यहाँ विल नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है। तालीम हमारे लिए एक बहुत अहम सब्जेक्ट कभी रहा ही नहीं है। आप देखें कि इतनी गवर्नमेंट चेंज होती हैं, हम अपने खित्ते में सबसे कम जीडीपी खर्च करते हैं तालीम, इससे आपको हमारी प्रायोरिटी का अंदाजा हो सकता है। फिर ये हमारी पब्लिक स्फेयर और पॉलिटिकल स्फेयर में एक इंपॉर्टेंट इशू ही नहीं है। जो हमारा सबसे बड़ा इशू है वो इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, वो डिस्कस ही नहीं होता, वो इलेक्टोरल इशू भी नहीं है। अली, जिस तरह से हम देखते हैं कि 2.5 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको स्कूल भेजने के लिए गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को क्या करना होगा कि वो बच्चों की तालीम को इंश्योर कर सकें कि बच्चे तमाम के तमाम जो है वो स्कूल में जाएं और अपनी तालीम हासिल करें? इसके 3-4 सॉल्यूशंस हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको मेरी आवाज़ सही आ रही होगी। बिल्कुल। पहला तो ये है कि हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा एजुकेशन सेक्टर में, हमें अच्छे स्कूल्स बनाने पड़ेंगे। एक बदकिस्मती बड़ी ये हुई कि हमारी जो अशराफिया है, जो हमारी एलीट क्लास है, जो हमारी डिसीजन मेकर्स हैं, उनका तो पब्लिक सेक्टर एजुकेशन में स्टेक ही नहीं है। वो सब बच्चे प्राइवेट स्कूल्स जाते हैं, भारी फीसें अदा करते हैं, तो वो एक पब्लिक स्कूल में क्या हो रहा है उससे उन्होंने अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लिया है। तो अगर आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की शरह भी निकालें तो डिस्प्रपोर्शनेटली गरीब बच्चे इसमें ज़्यादा हैं, गरीब वालिदैन के बच्चे ज़्यादा हैं। और इसमें मसला ये है कि जो सोशल मोबिलिटी होती है, कि तालीम जिस मेरिट के बेस पे बच्चे अपने आप को गुर्बत से अपनी जनरेशंस को निकाल सकते हैं, वो मौका उनसे छीन रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा जुर्म है जो हम अपनी आने वाली नस्लों के साथ कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ये कि आपने स्कूल्स में इन्वेस्ट करना है। दूसरा ये कि अभी हमने सिंगल करिकुलम पे काम किया, जो जिस तरह उस पर बड़ी बात भी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसकी डिलीवरी पे भी देखना है कि जो हमारे रिमोट फार ऑफ एरियाज हैं वहां पर उसकी डिलीवरी कैसे हो रही है, स्कूल्स हैं। अब एक सिंपल स्टेटिस्टिक है कि जिस तरह आपने बच्चों की बात की कि उनका स्कूल ड्रॉप आउट रेशो ज्यादा है, तो इसमें जितने रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये कि जिन स्कूल्स की 4 दीवारियां नहीं होती वहां पर पेरेंट्स अपनी बच्चियों को भेजने से गुरेज करते हैं। तो क्या कितने स्कूलों की 4 दीवारियां हैं, इस तरह की चीजें सब डेटा मौजूद है। तो इन्वेस्टमेंट के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना और इसको नेशनल प्रायोरिटी बनाना। हम तालीम के मामले में इतना पीछे रह गए हैं, और स्पेशली कोविड की वजह से जो बच्चे वेल ऑफ फैमिली से थे वो तो ऑनलाइन फिर भी उन्होंने कुछ पढ़ लिया, वो कैसा पढ़ा, लेकिन जो बिल्कुल हमारे मुतवस्सित तबकों से बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही पीछे रह गए। उनके पास ना टैबलेट था, ना इंटरनेट था, ना कुछ था। फिर उनको वो लेबर मार्केट में अनऑफिशियली आ गए। तो इसलिए हमें एक नेशनल प्रायोरिटी बना के इसको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह हम क्राइसिस को बिल्ड होने देते हैं, जिस तरह बिजली का क्राइसिस बिल्ड हुआ और एक दिन अचानक हमारे सामने आया, तो ये इलिटरेसी का क्राइसिस भी हमें इसी तरह हिट करेगा और इसके बहुत खौफनाक नतीजे होंगे। तो जब तक हम इसको नेशनल प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे और कॉम्पिटेंट लोग इस सिस्टम को नहीं चलाएंगे, तो इसी तरह मामला बिगड़ता जाएगा। बिल्कुल ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान हिस्सा बने और बड़ा अहम इशू है और उस पर वही बिल्कुल नेशनल प्रायोरिटी इसको बनाना पड़ेगा, और हम लोगों को भी सोचना होगा कि हमने वोट देते हुए ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है कि आपने तालीम के लिए क्या किया। और ये बड़ा एक्यूरेट पॉइंट था कि वाकई हम क्वेश्चन ही नहीं करते हैं तालीम के लिए आपने क्या किया। सेक्टर को, एजुकेशन के सेक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तब तक हम लोग जो है, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। और इतनी हमारी जो आबादी, जो बच्चे इतने ज़्यादा हैं, इनको जब तक एजुकेट नहीं करेंगे तब तक तो नुकसान होगा हम लोगों के लिए। और ये जो है बच्चे खुद बड़े होकर जो है इनके लिए इनका मुस्तकबिल ख़राब होगा। ये बिल्कुल मुस्तकबिल ख़राब होगा। और देखें ना कि आपको रियासत को फिर इनको भी पालना पड़ रहा होगा। अभी इनमें इन्वेस्ट करें ताकि ये रियासत के लिए कुछ कर रहे हो, ना कि आज से 15-20 साल बाद ये रियासत के लिए बर्डन बने हो और फिर रियासत को इनको पालना पड़ रहा हो। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।